हाय फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से आज हम लोग शुभारंभ करेंगे। कल इसके पहले तक हो गया था। आई होप वीडियो देखे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोग को देखने में अगर कोई दिक्कत हो रहा हो, स्किन अगर ब्लर आ रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। वो कम से कम 144 पे रहता है, उसको 300 के करीब ज़रूर कर दिया करिए। आइए हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने रखी। बहुत आसान है क्वेश्चन और ये पेपर में पूछता भी है। ठीक है। लेकिन अब तो पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बदलते जा रहा है। आप इतना तो ज़रूर जानते हैं कि गुलाम वंश की नींव किसने रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अब पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा बदल सकता है। ठीक है। इसलिए व्याख्या को ज़रूर ध्यान दिया करिए। व्याख्या ये देखते हैं हम लोग। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक देखिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये थे, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था। ठीक है। 1206 ईस्वी में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया और 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इनका कार्यकाल तो बहुत ही छोटा रहा। ठीक। तो कहने का मतलब 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतानें थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अत्यधिक उपयुक्त होगा। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी बन सकता है कि गुलाम वंश के सुल्तानों को, ठीक है, और क्या कहना इनमें से उचित होगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है, इसलिए आप इसकी व्याख्या जरूर देखेंगे। ये देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रेंड्स ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा सुरीला था कुरानों को पढ़ने में। ठीक है। तो ये तो बचपन में ही माता पिता से बिछड़ गया था, लेकिन इनको एक काजी थे फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने इनको ख़रीदा और अपने यहाँ इनका लालन पालन किया। ठीक है। बाद में यहाँ गौर राज्य इलाके मोहम्मद गौरी ने इनको फिर ख़रीदा। लेकिन ये इतना अच्छा किसी प्रकार का कह सकते हैं कि अपने काम के प्रति असजग नहीं था और यह ईमानदारी से अपना काम करता रहा। और मोहम्मद गौरी को इतना इनके काम की सराहना की कि इनको अपने अस्तबलों का प्रधान बना दिया। अस्तबल मतलब घोड़ा जो रखते थे लोग, हजारों की संख्या में घोड़ा होता था, उसका प्रधान नियुक्त कर दिया। ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश। ठीक है। ये गुलाम वंश। आगे देखते हैं। बस इसमें वही चीज़ लिखा है जो मैं अभी ऊपर आपको बताई हूँ कि ये बचपन से सुरीले थे, इनको कौन खरीदा। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये मैं वीडियो ऐसे कर दे रही हूँ, आप वीडियो को रोक कर यहाँ पर इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आइए हम लोग आगे की व्याख्या देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई 1208 से 1209 ईस्वी में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया। लाहौर से किया था फ्रेंड्स, ये आंसर ए होगा, लाहौर। ठीक है। आइए इसका देख लेते हैं ऊपर भी व्याख्या। देखिए ए दिया है ऑप्शन, मिला लीजिएगा, ए लाहौर। चूँकि जो मोहम्मद गौरी था, जो जिसके ये गुलाम थे, उनके 2 पुत्र थे फ्रेंड्स। ठीक है। तो उनसे इनका वो लोग दिल्ली में रहते थे
और ये लाहौर से ही शासन किया, कभी दिल्ली इनको आने की वो लोग अवसर ही नहीं दिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी, गौर के दास और उनके राज्य के उत्तराधिकारी। देखिए उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यंदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा की तरफ से ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाजा से की कर उसे अपने पक्ष में कर लिया। मतलब ये दोनों लोग इनके विरोधी थे, अंतोगत्वा वह इनको अपना मना भी लिया था, और लेकिन कभी ये दिल्ली नहीं आ पाए। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी ऑब्वियसली जहाँ पे वो था वहीं पे राजधानी रखेगा ना। अब पेपर में यह चीज़ नहीं पता होगा तो दिल्ली मार देंगे, या तो तीनों में से अलग, अगर लखनौती लग रहा है तो लखनौती, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। दिल्ली वो कभी आया ही नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक लाखबख्श लाखों का दान देने वाला था? तो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आइए इस व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, मैं ही पढ़ देती हूँ क्योंकि आप लोग शायद पढ़ें ना पढ़ें। हाँ देखिए, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखबख्श लाखों का दान देने वाले के नाम से पुकारा गया। फरिश्ते ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं। इसकी एक उपाधि कुरान खां, ठीक है, क्योंकि ये सुरीला आवाज़ में कुरान को गाता था इसलिए कुरान खां की उपाधि दिया गया था। ऐबक को साहित्यिक से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी और फ़क्र मुदब्बिर को उनका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, इंडिविजुअल भी पेपर में पूछता है, ताजुल मासिर इसीलिए मैं पढ़ी इसको। वह फ़क्र मुदब्बिर ने तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है, की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, देखिए ये दोनों मस्जिद है। पेपर में ये क्वेश्चन एक बार बिहार पीसीएस वाले क्वेश्चन पेपर में 2015 के में आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, 2015 का इंटरनेट पे आपको अवेलेबल है। तो उसमें ये पूछा था कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो क्या है ये? एक मस्जिद है, ये चाहे दिल्ली वाला हो चाहे अजमेर वाला हो। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश। देखिए कुतुबुद्दीन मीनार को जो है किन का शासकों का पूछता है, तो आप कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो तो इसका नींव ही रखा था, ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। आगे जाके फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल जो ध्वस्त हो गई थी उसका भी मरम्मत कराया था। हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, ठीक है। आगे आइए, निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी विरासतें हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी बीओ का आप जब मेंस लिख रहे होंगे तो उसमें भी टिप्पणी के रूप में आ सकता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। तो आपको कम से कम 50 शब्द किसी भी पढ़ रहे हैं किसी भी टॉपिक पर आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। ये वीडियो केवल टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में, आप एसएससी के एग्ज़ाम में बैठे हैं, आप एसआई का फॉर्म अभी फिलअप करेंगे, आ रहा है भर्ती, उसका लेखपाल वाले में भी इसका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इतिहास कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। भूगोल में कुछ चीज़ें आर्थिकी कृषि में बदल जाता है कि फला राज्य किस खाद्यान्न में आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, लेकिन इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं। एक बार अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिए तो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप गंभीरता से लेंगे, नहीं तो फिर आप लोग तो खुद ही इतने महान हैं, पढ़ते भी होंगे, बड़ी बड़ी बुकें होंगी, मोटी मोटी बुक होंगी,
लेकिन कहने का मतलब है कि उन चीज़ को कैसे अपने दिमाग में एक शॉर्ट नोट्स की तरह हम रखें कि पेपर में हमारा वही चीज़ निकले जो कि हम निकालना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि आता हुआ छोटा सा क्वेश्चन वो पेपर में गलत हो जाता है और आप 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। ये आपके साथ ही नहीं फ्रेंड्स, मेरे साथ भी, किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए दिमाग में उतना ही रखें जितना कि हम जब हमारे पेपर हॉल में बैठे हों, पेपर दे रहे हों, उस समय हमारा टू द पॉइंट आंसर निकल आए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसकी व्याख्या। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण 2.5 दिन में होने के कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। जिस स्थान पर यह इमारत स्थित है वह पहले एक संस्कृत विद्यालय था। ये देखिए, जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इस इमारत पर चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक हरिकेली के कुछ अंश उद्धृत हैं। कुतुबुद्दीन द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार है। ठीक है, ये जहाँ कुव्वत उल इस्लाम बना है दिल्ली में, यहाँ पे एक विष्णु मंदिर था। ठीक है, ये भी पेपर में पूछता है। यहाँ संस्कृत विद्यालय और यहाँ पर एक विष्णु मंदिर था। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने 1199 ईस्वी में प्रारंभ कराया तथा 1230-31 में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है, आगे देखिए। मृत्यु उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया लाहौर में। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये चीज़ इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। 1210 में लाहौर में चौगान, जिसे वर्तमान में पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में ही दफना दिया गया। ठीक है, ये देखिए, मैं चंद्रमा का स्वामी बोली थी। तुर्की भाषा में कुतुबुद्दीन का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति तुर्क था। कुतुबुद्दीन ने लाहौर को केंद्र बनाकर सत्ता संचालन किया। ऐबक ने हसन निजामी तथा फक्रे मुदबिर को आश्रय दिया। हसन निजामी ने क्या लिखा था? ताजुल मासिर। और फक्रे मुदबिर, बताइए, ये क्वेश्चन कमेंट में बताइए। आप लोग ऊपर अभी देखे हैं, पढ़े हैं? अरे फ्रेंड्स, हम लोग यहीं देखे हैं। देखिए, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए ऐसे क्वेश्चन को। देखिए, ये देखिए, हसन निजामी ताजुल मासिर और फक्र मुदबिर तारीख़ फिरोज शाही था। तारीख़ मुबारक शाही, सॉरी, ये। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभुत्व संपन्न शासक इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखिए 15वां क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा धुंधला टाइप में स्कैन हो गया है फ्रेंड्स। इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। इल्तुतमिश खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान था। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा मुल्तसिर बिल्लाह जो उरो विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान सूचक वस्त्र प्रदान किया गया था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान दीजिएगा।
इल्तुतमिश का वंश इल्वारी तुर्क था। इसने 1210 से 1236 ईस्वी पर शासन किया। ठीक है, इल्वारी तुर्क था, ये शासन अवधि थी इसकी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का सूबेदार था। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछता है। खलीफा से सुल्तान की शासन की पुष्टि उसके सारे क्षेत्र में कर दी। जो उसने विजित किया उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान किया गया। उसे सुल्तान आजम की उपाधि। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल के 3 प्रमुख अंग मुद्रा, एकता प्रणाली और सेना सुव्यवस्थित किया। ठीक है, आपको याद ही होगा फ्रेंड्स, इसने क्या किया था। कुतुब मीनार को पूरा करा, एकता प्रणाली को लागू किया। ठीक है, और तुर्काने चहलगामी। ठीक है, आगे देखिए। किस वर्ष बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश को पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा? तो 1229। आगे देखिए। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए पेपर में ये चीज़ जो है आप जरूर ध्यान दीजिएगा, सही है और सही नहीं है। चूंकि यहाँ पे तो सही है पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त किया। ठीक है, तो ये तो ऊपर हम लोग अभी व्याख्या में देखे हैं, मान्यता प्राप्त किया चूंकि खलीफा द्वारा, तो ये तो सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार किया। ये भी सही है। ठीक है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण किया? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? ठीक है, तो ये इतिहासकार थे रामप्रसाद त्रिपाठी। रामप्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो इल्तुतमिश। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? ठीक है, तो याद करने के लिए मैं बता दूं, इल्तुतमिश चूँकि जब ये इतना भगवान को प्रार्थना और चिंतन करेगा तभी तो इतना आगे जाएगा। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं उसका तो कुछ होता ही नहीं, हमको लगता है बहुत समय लग जाता है। अब आप लोग की प्रार्थना में कितना ताकत है तो हमको नहीं पता ठीक है, लेकिन मैं तो जब प्रार्थना करती हूँ तो उसका विपरीत ही परिणाम होता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। थोड़ा सा ऐसी भी बातें हो जाना चाहिए ताकि मूड फ्रेश हो जाए, नहीं तो एकदम सीरियस हो जाएंगे तो इतिहास वैसे भी सीरियस रहता है और हम लोग सीरियस हो जाएंगे। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हजार मर्दह कहलाता था? ठीक है, ये देखिए हजार मर्दह कहलाता था कबीर खां। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इल्तुतमिश द्वारा रजिया को उत्तराधिकारी बनाए जाने पर इक़्तिदारों में रोष उत्पन्न हो गया। इसी कारण उसे गद्दी से हटाने का प्रयास किया गया। सुल्तानों के इक़्तिदार कबीर खां को हजार मर्दह कहा गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो दिल्ली के तुर्क अमीरों व सेनाधिकारियों ने उसका चयन किया था। ठीक है, आइए देखें। चूँकि इस चीज़ को मैं जिस व्याख्या दिया है फ्रेंड्स आपको मैं स्पष्ट लहजे में बता देती हूँ। जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में मर गया, ठीक है, तो उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बना था। आराम शाह का शासनकाल 8 महीने का था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 8 माह। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब शासन करने में निपुण नहीं था, लोग उसको नापसंद करते थे। ठीक है, तो आराम शाह सुल्तान बना और उसे पूरा स्वतंत्रता था कि अपने शासन को कैसे आप चलाएं, लेकिन बात वही है कि इसको शासन करने नहीं आया। ठीक है, अतः
बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। ठीक है, तो बदायूं का गवर्नर था, वहाँ पे इसका शासन लोग देखे थे, बड़े जो तुर्क अमीरी थे सेनाधिकारी, तो सबसे योग्य बहादुर तुर्क उनके नज़र में यही नज़र आता था, तो इसको अपना उसको राजगद्दी मिल गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करना, बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इल्तुतमिश, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते तो क्या होता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछते कहाँ हैं आप। तो कॉन्सेप्ट का ज़माना आ गया है। आपको जैसे नहीं पता रहा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे बोल दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सबसे पहले शासन कौन किया, इल्तुतमिश ने शासन किया, आराम शाह ने शासन किया, इसमें से कौन सा सही है। तो आराम शाह छोटा सा 8 महीने का शासन है उसका, तो बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है। तो इल्तुतमिश मार दिए, बस एक सही है, आप एकदम सही हो गया। और पता चला कि जब रिजल्ट आया, आयोग की आंसर की आई, तो पता चला कि आराम शाह था। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए। और ये मोटी मोटी बुक पढ़कर क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स, ये भी आप जान लीजिए। जब तक आप ऐसे क्वेश्चन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं उसकी व्याख्या को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले नहीं हैं। किताबें आप बहुत रखे होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन जब तक कि ये क्वेश्चन घटना चक्र वाला जितने भी पार्ट है आप सब हल नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भारत में पहले से प्रचलित सामंती प्रथा को समाप्त करके एकता प्रथा लाया। देखिए ये भी कॉन्सेप्चुअल में आ जाएगा। ठीक है, कि किस प्रथा को समाप्त करके कौन सा प्रथा लाया, तो सामंती प्रथा को समाप्त करके एकता प्रथा लाया। ठीक है, क्वेश्चन हम ही लोग के पास हैं, कहीं दूर नहीं है, लेकिन हम लोग उसको देखना ही नहीं चाहते हैं। ये हम लोग में खूबी है इतना। और जो देख लेता है वो SDM वगैरह वगैरह क्या क्या बन जाता है, हम लोग वहीं रह जाते हैं। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। एकता प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व वसूलने का अधिकार सैनिक व असैनिक पदाधिकारियों को उनके वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। इक़्तेदारों को अपने क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की देखरेख, लगान की वसूली, मुकदमों की सुनवाई, सैनिक सेवा के कार्य करने होते थे। समय समय पर इक़्तेदारों का स्थानांतरण भी किया जाता था। ठीक है, अगला देखिए। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने इसको क्या कराना, एकता प्रथा इल्तुतमिश। देखिए, अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण रहता था। ठीक है, आइए। अक्ता भूमि वह खंड होता था जिससे प्राप्त होने वाला राजस्व सैनिक वेतन के बदले में उन्हें प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश के शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी लाल पोशाक। ठीक है, लाल पोशाक, न्याय चाहने वाले को लाल पोशाक। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक संदेश भेजा कि जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी? मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी, तो जलालुद्दीन मंगबरनी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं। ठीक है, देखिए व्याख्या देख लेते हैं। खारिज्म वंश का अंतिम शासक, खारिज्म वंश का अंतिम शासक जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश से शरण मांगी, पर इल्तुतमिश ने मना कर दिया। देख रहे हैं, मना कर दिया। तत्पश्चात खोखरों के लाहौर में प्रवेश करने तथा पंजाब के अधिकांश भाग पर कब्जा करने पर मंगबरनी ने मंगोलों के खिलाफ एक होने के लिए इल्तुतमिश और दिल्ली के तुर्क मामलुक सुल्तान के साथ गठबंधन करने का अनुरोध किया, परंतु उसने इनकार कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट।
देखिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ? तो इल्तुतमिश के समय हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, की व्याख्या देखना बहुत ज़रूरी है। इल्तुतमिश ने 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु तक कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। ठीक है, चंगेज खां की मृत्यु तक कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। हसन निजामी और फख्र मुद्दीन को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। इल्तुतमिश के समय अवध में पिर्थू का विद्रोह हुआ। ये देखिए दोनों राइटर को आप जरूर ध्यान रखिएगा। किसका संरक्षण प्राप्त था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि इन्होंने लिखा था ताजुल मासिर और इन्होंने लिखा था मुबारक शाही। ठीक है, इल्तुतमिश ने मिन्हाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, आगे आइए। 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आधमका और सिंधु तक पहुंच गया। वह कौन था? देखिए, ख्वारिज्म का शाह पुत्र, खारिज्म वंश का था। तो ये हम लोग बगल वाले में पीछे वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि खारिज्म वंश, तो इस ऑप्शन में खारिज्म कहाँ? एक ही में है। खारिज्म के शाह का पुत्र था, तो ऐसे भी कर लेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए 1221 ईस्वी में। शुभ अंक 21, तो 21 याद रखिए। 1221। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? ठीक है, तो इल्तुतमिश था। कल हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें ये था कि चंगेज खां पहले आया, ठीक है, कि वो क्या बोलते हैं 1398 ईस्वी में आया था मंगोल आक्रमणकारी। ठीक है, तो पहले वो आया था तैमूर लंग वाला क्वेश्चन था। तैमूर पहले आया था कि चंगेज खां पहले आया था? तो पहले चंगेज खां, उसके बाद तैमूर लंग। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर आ पहुंचा था? चंगेज खां किसका पीछा करते हुए आ पहुंचा था? तो जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी किस वंश का था? तो आरिज्म। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36। शाह तुर्कान थी। शाह तुर्कान कौन थी? रुकुद्दीन फिरोज की माता। रुकुद्दीन फिरोज की माता। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। शाह तुर्कान रुकुद्दीन फिरोज की माता थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन 1236 ईस्वी में रुकुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठने के बाद रुकुद्दीन ने शासन कार्य अपनी महत्वाकांक्षा माता शाह तुर्कान के हाथों में सौंप दिया। ठीक है, देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शाह तुर्कान एक कुचक्री महिला थी। शासन की बागडोर हाथ में आने के बाद अपना निरंकुश शासन प्रारंभ किया। उसके अत्याचारों और अव्यवस्थाओं के बीच रजिया की अपील पर जान समूह में महल पर आक्रमण कर दिया और शाह तुर्कान बंदी बना ली गई। ठीक है, आइए। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो निजामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता भी है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है, और ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। वजीर निज़ाम उल मुल्क जुनैदी ने रजिया की ताजपोशी का विरोध किया तथा विरोधी अमीरों के गुट का नेतृत्व किया, जिसने मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख रूप से शामिल थे इसके विरोधी वाले गुट में। ठीक है, आगे देखते हैं। रुकुद्दीन फिरोज के पश्चात 1236 ईस्वी में रजिया शासिका बनी थी। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम तुर्क महिला शासिका थी। ये देखिए, पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया और रजिया का समर्थन किया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिन्हाज ने अपने ग्रंथ तबकात नासरी को समर्पित किया।
इसमें कि जिसको समर्पित किया था वो ऑप्शन में नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मिनहाज उर सिराज ने फारसी भाषा में तबकाते नासरी की रचना किया था। ये लेखक थे और पुस्तक की रचना ये था। 13वीं शताब्दी में लिखी गई रचनाओं में तबकाते नासरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मिनहाज नासरुद्दीन महमूद का दरबारी कवि था। उसने अपनी ग्रंथ तबकाते नासरी नासिरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया। ठीक है। तबकाते नासरी लास्ट में है, देखिए याद करने के लिए भी हो सकता है नासरी, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया तथा उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया। अतः दिए गए विकल्पों में वही कोई सही नहीं था। तो आइए इसकी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मिनहाजुद्दीन सिराज का जन्म 1193 ईस्वी में मध्य एशिया के कुलीन परिवार में हुआ था। इल्तुतमिश ने उसे ग्वालियर का काजी इमाम नियुक्त किया था। रजिया ने उसे दिल्ली स्थित नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तबकाते नासरी किसने लिखा? तो मिनहाज उर सिराज ने लिखा। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका तो रजिया। ठीक है। दिल्ली पे बैठाने के पीछे उनके तुर्क और अमीर ही साथ दिए। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका? रजिया सुल्तान, वही चीज़ है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 38 क्वेश्चन था जो हम लोग अभी मैं आपको याद करने के लिए जो बता रही थी कि तबकाते नासरी तो नासिरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन देखिए यहाँ पर पेपर में आपको उलझाने के लिए नासिरुद्दीन कुबाचा कर दिया है। ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि कुबाचा नहीं था, क्या था वो? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं। अमीरे हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो इख्तियारुद्दीन एतगीन। देखिए रजिया ने इख्तियारुद्दीन एतगीन को अमीरे हाजिब नियुक्त किया था तथा मालिक जमालुद्दीन याकूब को अमीरे आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। याकूत कहाँ का निवासी था? तो अबिसिनिया का निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुन्नी और शिया के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? तो रजिया के काल में हुआ। ठीक है। ये रजिया को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए न केवल अपने सगे भाइयों बल्कि शक्तिशाली तुर्की सरदारों का मुकाबला करना पड़ा और वह लगभग 4 वर्षों तक शासन कर सकी। ठीक है। 4 वर्षों तक शासन कर सकी। यद्यपि उसके शासन की अवधि बहुत कम थी तथापि उसके कई महत्वपूर्ण पहलू थे। रजिया के शासन के साथ ही सम्राट और तुर्की सरदार, जिन्हें चहलगानी कहा जाता था, वे बीच में संघर्ष को समाप्त हो गया था।